नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने जारी की है दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1,55,00,000 मतदाता वोट देने के पास। अगले महीने होंगे दिल्ली में विधानसभा चुनाव। चुनाव की तारीखों का भी जल्द होगा ऐलान। भाजपा और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार को अब तय कर लिए हैं और 1,55,00,000 वोटर्स जिनकी फाइनल लिस्ट अब सामने आ गई है। चुनाव आयोग ने ये लिस्ट जारी की है। तो अगले महीने ही यानी कि फरवरी में चुनाव होने हैं दिल्ली में, जिसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है। वही चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। तो चुनाव आयोग तमाम तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी ऐलान किया गया है कि फरवरी महीने में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख होगी। तो चुनाव आयोग ने दिल्ली के फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है। अगले महीने होगी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी जल्द किया जाएगा ऐलान। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटर्स की जो फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। क्या कुछ इस लिस्ट में खास? देखिए, बिल्कुल खास अगर देखा जाए तो दूसरे से राजनीति लगातार वोटर को लेकर के पास चर्चाओं में जिन लोगों के नाम सील करके वोट काटे जा रहे हैं। बता दें, चुनाव आयोग की जो लिस्ट जारी की गई है 1,55,00,000 जो वोटर है इस बार, लेकिन उसके बाद 3 लाख वोट एक्स्ट्रा आए हुए हैं, यानी कि नए 3 लाख वोट इसमें बने गए हैं। जबकि राजनीतिक दल में लगातार कहने गए नामों को काटकर चर्चाओं में था। अब जब चुनाव आयोग की लिस्ट जारी की गई है तो उसमें 3 लाख वोट एक्स्ट्रा पाए गए हैं। अब देखना होगा कि राजनीति में जिस तरह से लगातार कहने का चुनाव आयोग की बात करें या फिर दबाव की बात करें, ऐसे फिर जानबूझ के नाम काटे जा रहे हैं। जैसे संजय सिंह का नीतीश का नाम काट दिया और नाम सामने आए थे, लेकिन जब चुनाव आयोग की लिस्ट आई तो उसमें 3 लाख एक्स्ट्रा, यानी कि बात करें कि पुरुष जो है वो भी 84 लाख के आसपास है। वही महिला की बात करें तो 73 के आसपास है। तो देखिए, कहने के वही जनता बात में बाहर आ जाएगा इस पास। तो देखिए, कहने के जो वोट है वो बढ़ते नजर आए, बाकी इस बार कम हुए। पिछली बार की ज्यादा आजकल 3 लाख वोट एक्स्ट्रा पाएगा इस बार। यानी कि 3 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस वोटर लिस्ट में शामिल हुए हैं। ऐसे में क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है, कहा जा रहा है अजय कि अगले महीने ही चुनाव होंगे। क्या कुछ कौन सी तारीख हो सकती है, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जैसा सूत्रों से पता चल रहा है कि हो सकता है आज या आज तक चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी है कि फरवरी की 6 को चुनाव हो रहे, क्योंकि अभी कंफर्म हुआ है कंफर्म होने वाली है। उसके बाद ही सामने आएगा कि चुनाव की घोषणा कब की जाएगी, क्योंकि बताया जाए कि हो सकता है 8 से और 8 तारीख के बीच में कभी भी चुनाव की हो सकती है। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो उससे पहले जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार कहीं न कहीं इस बार जो वोटर थे, युवा वोटर है वो भी इसमें शामिल हो गए। यानी कि जो युवा वोटर थे वो भी बड़ी संख्या में इस वोटिंग के वक्त शामिल होंगे। तो चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अगले महीने ही चुनाव हो सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। अब सवाल ये है अजय, क्योंकि अब दोनों ही पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है और चुनावी हुंकार भरा जा रहा है, इस बार भाजपा के सामने क्या कुछ चुनौती है? क्योंकि दशक से भी लंबा समय बीत चला है और बीजेपी पार्टी कमबैक नहीं कर पाई है दिल्ली की सत्ता में। बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी काफी लंबे समय से विधानसभा से गायब रही है और इस बार लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी सरकार रही है, कांग्रेस दिल्ली से लापता हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो वोटर लिस्ट है वो सबूत नजर आ रही है। अब देखना ही होगा क्योंकि बीजेपी ने इस लिस्ट जारी की है कि लगातार कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव जीतने की बहुत तैयारी है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लगातार अभी जो दिल्ली को तोहफा दिया है, लोगों को कई योजनाएं दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिताई जा रही है कि हो सकता है विधानसभा पलटी जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने भी कांग्रेस इस साल पूरे बहुमत के साथ काम कर रही है, लोगों जनता के बीच जा रही है। वो अपना खोया हुआ विश्वास वो दोबारा वापिस आना चाहती है, यानी कहीं न कहीं इस बार त्रिकोणीय चुनाव होना है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जो विधानसभा आपको किसके पाले में जानी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दावा करते हैं कि हम पूरी बहुमत से आएंगे, 70 की 70 सीटें जीतेंगे। वही बीजेपी भी चाहते हैं कि हम 50 से 55 सीटें जीत रहे हैं, तो कांग्रेस की बहुमत की बात करती है। लेकिन जनता किसको देखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये होगा कि आखिरकार किस तरह से दिखने का लायक चल रहा है।
बिल्कुल, ऐसे में देखने वाली बात होगी अजय कि इस बार जनता किसको चुनती है, जनादेश किसके पक्ष में आता है। लेकिन अगर अजय लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर फरमाए तो भाजपा के पक्ष में था और वो तस्वीरें बेहद बीजेपी के लिए सुखद रही। तो ऐसे में आत्मविश्वास तो बीजेपी का बुलंद होगा अजय। बिल्कुल, देखिए लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा में बीजेपी को बहुत मिली है, बहुत मिला, लगातार 7 सीटें सांसदों को दी गई थी। लेकिन वही निगम की बात करें, निगम पार्षद में भी लगातार बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि दिल्ली की जनता केंद्र और विधानसभा में फोकस करके उनकी बीजेपी चाहती है इस बार विधानसभा जब तक बीजेपी सरकार नहीं आएगी दिल्ली का विकास नहीं होगा। क्योंकि धरातल की बात करें तो सड़कों की बात करें, नालों की बात करें या फिर परिवहन की बात करें, योजना की बात करें, तो ऐसे में कहना कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा जो वादे किए थे वो ठोकने वादे हैं, उसमें पोस्टरबान भी किया गया। सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या करेगी, क्योंकि जिस तरह जोड़े ज्ञान दिया कि दिल्ली की जो सड़कें है वो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की जो मुख्यमंत्री उसके शहरों के हिसाब से यानी कि ग्रामीण तरफ से सड़क बना दी जाएगी। सवाल है कि आखिरकार बयानबाजी भी लगातार चल रही है, लेकिन दिल्ली की जो व्यवस्था है वो कहीं न कहीं चारों तरफ से बिल्कुल उन व्यवस्थाओं को भी खूब बनाया जाएगा अजय। लेकिन इस बार का जो मुकाबला होगा, आप क्योंकि वहां पर है और आप बेहद करीब से वहां की राजनीति को समझते हैं अजय, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, किन दोनों के बीच महामुकाबला इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी इस बार? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो नई दिल्ली सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पर एक तो पीयूष वर्मा है जो सांसद रहे, वही बात करें तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है वो उनकी सीट विधानसभा सीट यहाँ से, वही बात करें तो कांग्रेस संदीप दीक्षित यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। तो अब देखना होगा सबसे हॉट सीट यही, क्योंकि आतिश का रमेश है, वही बात है जो मुख्यमंत्री उनके खिलाफ भी नेतृत्व सामने करने हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव होगा वो कहीं न कहीं अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों पार्टियां लगातार अपने कैंडिडेटों को मजबूत के साथ उतार रही है और चाहती है कि किसी भी तरह से चुनाव में सरकार बनाई जाए। देखना यही होगा कि आखिरकार नई दिल्ली सीट किसको पाले में जाएगी, कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस सीट में। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो कि जीत का उनको विश्वास है और ऐसे में बीजेपी अपने दशकों के जो सूखा पड़ा है उसको भी खत्म करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अजय, ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जनता किसे चुनती है। अब निगाह बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका। वहीं आज महाकुंभ में आनंद अखाड़े के संतों की एंट्री होगी। 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में शामिल होंगे, जिसमें आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। बाघंबरी मठ के पास भव्य पेशवाई निकाली जाएगी, जिसमें ढोल के साथ साधु संत महाकुंभ में प्रवेश करेंगे। पेशवाई में सबसे आगे धर्म ध्वजा चलेगा और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी रथ पर सवार होंगे। भगवान सूर्य नारायण इस अखाड़े के इष्ट देव माने जाते हैं। तो इस अखाड़े को निरंजनी अखाड़े का छोटा भाई भी कहा जाता है। तो 1000 से ज्यादा साधु संत इसमें शामिल होंगे और जहां से ये शोभा यात्रा निकलेगी वहां पर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है और रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है, रूट डाइवर्जन हुआ है। तो आज महाकुंभ में आनंद अखाड़े के साधु संतों की एंट्री होगी और इस जिसको लेकर अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो 1000 से ज्यादा साधु संत पेशवाई में शामिल होंगे। इस महाकुंभ का नारा ही है कि दिव्य भव्य और डिजिटल की इस चीज को की जो परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जो हमारा साइबर स्पेस है उसको पूर्ण तरीके से सिक्योर कैसे किया जाए, इसकी बेहद तैयारियां की गई। हम लोगों ने साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ MOU किया है। कुछ प्राइवेट तकनीकी एक्सपर्ट भी हायर किए हैं जो हमारे साइबर स्पेस को सिक्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी अपनी साइबर टीम है वो भी राउंड द क्लॉक काम कर रही है। प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में एक डिजिटल थाना भी, साइबर थाना भी खोला गया है और साथ ही साथ जो
इनके दो आयाम हैं साइबर स्पेस के, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। इन दोनों वर्टिकल्स पे लगातार कार्य चल रहे हैं। हम लोगों ने जो साइबर क्राइम का फ्रंट है उस पे भी क्रैकडाउन किया है ऐसे लोगों के साथ जो कि फर्जी वेबसाइट इत्यादि बना के लोगों को ठग रहे हैं। इसके लिए एक विशेष मूवी भी हम लोगों ने एजुकेशन के लिए लॉन्च की है अपने यूपी पुलिस हैंडल से, जिसमें ऐसे सभी जेन्युइन साइट्स का विवरण उसमें है, उपलब्ध है, जहां से कुंभ में ली जाने वाली सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं और उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन उस लिंक पे अवेलेबल है। और ये लिंक हमारे जो कुंभ का ऑफिशियल हैंडल है उस पर भी अवेलेबल है तथा हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस तरह के फ्रॉडुलेंट लिंक्स पे जो लोगों की ठगी हो रही है उस पर भी प्रहार किया गया है। हम लोगों ने जो डिजिटल वॉरियर का एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया था कुंभ के लिए, उसके भी काफ़ी सुखद परिणाम आ रहे हैं। हम लोगों को लगातार एजुकेट कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थाओं का कि में जो बच्चे हैं उनका लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनको हम अपने डिजिटल वॉलंटियर जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाकर हम इन चीज़ों को ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी तरह की कोई साइबर क्राइम की। वहीं कौशाम्बी में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर युवक से 13,60,000 की ठगी की गई। पीड़ित के भाई की दोनों किडनी खराब है, जिसका मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आरोपियों ने 30 लाख रुपए में किडनी देने की बात कही थी। पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन आरोपियों में एक महिला समेत 3 युवक शामिल हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच करने में जुट गई है। कराधाम थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव का रहने वाला है युवक। तो ठगों ने इनकी मजबूरी का फायदा उठाया। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर 13,60,000 की ठगी की गई है। 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन जांच करता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले पे। तो कौशाम्बी में किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर युवक से 13,60,000 की ठगी को अंजाम दिया गया है। आरोपियों ने 30 लाख रुपए में किडनी देने की बात कही थी और अभी तक 16,30,000 की 60,000 की ठगी की गई है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। साथ ही साथ 3 युवक इस ठगी में शामिल है। वही खबर आगरा से है, जहां लखनऊ के होटल में 5 हत्याओं के मामले में पुलिस ने आगरा में जांच तेज कर दी है। पुलिस ने 2 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से पूछताछ की है। पुलिस को CDR के जरिए कई सुराग मिले। लखनऊ पुलिस ने हत्याकांड की जांच की और आगरा से लौटी है। जांच के दौरान पुलिस ने असद के 2 पड़ोसियों के समेत 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 18 दिसंबर को घर पहुंचे युवक जितेंद्र और उसके पिता भी हिरासत में लिए गए। हत्याकांड के आरोपी असद ने वीडियो में आरोप लगाया है और उसी आरोप के तहत इनकी भी गिरफ्तारी की गई है और जांच की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने अलीम, आफ्ताब, पूरन और जितेंद्र को पूछताछ के लिए साथ लिया और 3 को एक गाड़ी में बैठाकर ले गए। हत्याकांड का राज अभी तक खुल नहीं सका है, तो सामूहिक हत्याकांड मामले में जांच तेज कर दी गई है। वहीं बदर की तलाश में पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो बदर की तलाश पुलिस कर रही है। कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। तो लखनऊ पुलिस ने आगरा में अपनी जांच तेज कर दी है। तो आरोपी पिता बदर अभी भी फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस आगरा पहुंची और लखनऊ की पुलिस ने इस तरीके से
अपनी कार्रवाई को तेज करती हुई नजर आई। बदर की लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में 55 साल पुराना मंदिर मिला है। पिछले 30 सालों से बंद मंदिर को पुलिस के सहयोग से खुलवाया गया है। जर्जर अवस्था में शिवजी का मंदिर पाया गया है। हालांकि मंदिर में शिवलिंग नहीं मिला है। वहीं मंदिर के अंदर जर्जर अवस्था में छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा मिली है। जानकारी के अनुसार मुस्लिम आबादी बढ़ने के कारण हिंदू वहां से पलायन कर चुके। वहीं बजरंग दल के लोगों का कहना है कि बहुत जल्द ही मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा और नई प्रतिमा रखी जाएगी। थाना रसूलपुर के पुराना रसूलपुर गली नंबर 8 में मंदिर मिला है और 55 साल बाद इस मंदिर को खुलवाया गया है। इसके पट खुले हैं। जल्दी मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और भगवान की प्रतिमाओं को भी स्थापित, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। मुस्लिम आबादी के बढ़ने के बाद यहाँ के जो हिंदू स्थानीय थे वो पलायन कर गए, तो जर्जर अवस्था में मंदिर मिली है। मामला 2-3 दिन पहले इसकी सूचना मिली थी स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा। तो पहले हमने एलआईओ को सूचना दी थी, उनको मामला संज्ञान में बता दिया था। प्रशासन की नज़र में मामला था। तो आज हमने करीब सुबह के टाइम पे ये मंदिर खोला था, जिसमें हमने मंदिर खोला है तो एक बजरंगबली की मूर्ति पाई है जो कि पूरी तरह खंडित हो चुकी है। मंदिर के अंदर भी हमने देखा था तो बहुत सारी गंदगी है और वहाँ पर जो पूरा मंदिर में बता रहे थे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता कि यहाँ कुछ समय पहले शिव जी की भी शिवलिंग हुआ करती थी। अब वो यहाँ पर या तो कूड़े में दबी हुई है या फिर वहाँ से तोड़ दी फोड़ दी गई है, ये पता नहीं है। पर यहाँ जब हमने मुसलमान यहाँ समुदाय के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया है कि यहाँ आप मंदिर चालू करो, मंदिर खोलो। आप जिस दिन यहाँ मंदिर चालू करोगे, खोलोगे, पूजा पाठ करोगे, उस दिन हम आपका स्वागत करेंगे पुष्प वर्षा करके। हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। हमारे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ कोई कैसा भी विरोध नहीं है उनका हमारे लिए। अब मैं 2-3 दिन में इसकी पूरी साफ सफाई करके मंदिर को पूरा रिपेयर करके यहाँ पर मूर्ति स्थापित कराऊंगा। प्रशासन को बुला करके उनके सामने मूर्ति स्थापित करा कर पूजा पाठ शुरू कराऊंगा और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली है कि हम प्रतिदिन आकर के यहाँ पूजा पाठ करेंगे। यहाँ बता रहे हैं, कुछ मैंने बुजुर्ग लोगों से ही बात की थी, मुझे तो नहीं पता है, मैं खुद यहाँ छोटा हूँ। तो यहाँ पे बता रहे थे वो करीब 55-56 साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पर जो मंदिर है वो करीब 30-35 साल से करीब बंद होगा। ये उसके बाद में ये मंदिर नहीं खुला है, ताला खुला हुआ था, लगा हुआ था इसमें ताला, वो आज हमने ताला खोला था। वही खबर महाराजगंज से है, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गोलबंद होकर दबंगों ने होटल में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की। होटल में ठहरने के लिए पहचान पत्र मांगे जाने से दबंग भड़क उठे थे। नाराज दबंगों ने होटल मैनेजर और एक अन्य कर्मचारी को पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में 3 नामजद और अज्ञात के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के शिकारपुर स्थित विभा पैलेस होटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो होटल मैनेजर पर डंडे बरसाए गए, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की गई है होटल कर्मचारियों के साथ। होटल मैनेजर के साथ भी मारपीट की गई है। पहचान पत्र मांगने पर इस तरीके से ये दबंग नाराज हो गए थे और उसके बाद होटल मैनेजर और वहां के कर्मचारियों के साथ इन्होंने मारपीट की है। महाराजगंज का ये पूरा मामला, कर्मचारियों को पीट कर उन्हें लहूलुहान तक कर दिया गया। तो 4 के खिलाफ इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। दबंगई की हद
मार कर दी गई। पहचान पत्र मांगने से ये दबंग नाराज हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने इस तरीके से मारपीट की। होटल में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, जिसका ये वीडियो सामने आया है। घटनाक्रम का ये वीडियो है, सीसीटीवी कैमरे में ये घटनाक्रम रिकॉर्ड हुई और अब इस फुटेज के सहारे ही इन तमाम आरोपियों की तलाश भी पुलिस प्रशासन कर रहा है। तो महाराजगंज का ये पूरा मामला है। एक होटल में दबंग घुस जाते हैं और अपनी दबंगई दिखाते हुए नजर आते हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया। वहीं कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गंगा नहाने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए हैं। गोताखोर और रेस्क्यू टीम ने 2 को बाहर निकाल लिया है। डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया है, एक सुरक्षित बताया जा रहा है। 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। कराधाम थाना क्षेत्र के बाजार घाट का ये पूरा मामला, जहां पर गंगा स्नान करने गए ये लोग डूब गए हैं, जिन्हें गोताखोर और रेस्क्यू टीम के द्वारा निकाला जा रहा है। 4 लोग गंगा में डूब गए, 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। गंगा में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए हैं। अभी तक गोताखोर और रेस्क्यू टीम के द्वारा 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया है, एक सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 युवकों की तलाश लगातार जारी है रेस्क्यू टीम के द्वारा, लगातार उनकी तलाश की जा रही है। 2 लोगों को अभी तक निकाल लिया गया है, वहीं डॉक्टरों के द्वारा एक को मृत घोषित कर दिया गया है। गंगा नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोग गंगा नदी में डूब गए हैं। गोताखोर और रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है। लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें से एक को मृत घोषित कर दिया है डॉक्टरों ने और दूसरा सुरक्षित बताया जा रहा है। बाकी के 2 युवकों की तलाश रेस्क्यू टीम के द्वारा की जा रही है। तो गंगा नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। एक ही परिवार के 4 लोग डूब गए, 2 को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और एक की मौत हो गई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कई सौगातें दी है और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। से जाने वाले वो भी अभी पेंडिंग है। आप अगर कुछ हमारे ऊपर ध्यान देकर वो मंजूर किए तो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट होने का बहुत आसान है सर। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से जो चरलपल्ली रेलवे स्टेशन जो टर्मिनल जो बना रहे हैं, इनाग्रेट कर रहे हैं, कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। I wanted to say thank you for this opportunity, and at the same time I need these 3-4 issues for development of Telangana. जब प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में जब प्रस्ताव कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग तेलंगाना राज्य के तरफ से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम तेलंगाना आगे जाना है, तो ये रेलवे डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर कोई पोर्ट का कनेक्शन नहीं है। ये रेलवे लाइन हम तेलंगाना में आ गए तो हम लोग ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने के लिए आसान हो जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप इतना मंजूर किए तो हम आप तेलंगाना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपके सिस्टम, आप जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं हमारे जनप्रिय, जनसेवक और दूरदर्शी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ, रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास तथा चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें।
इन तीनों राज्यों में आधुनिक विकास की शुरुआत ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ सबका विकास वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। मैं आज इस अवसर पर इन तीनों राज्यों के लोगों को और सभी देशवासियों को इन प्रोजेक्ट्स की बधाई देता हूं और ये भी संयोग है कि आज हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको भी आज सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज देश विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में जुटा है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है। इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। साथियों, भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। ये नए डिवीजन, नए रेल टर्मिनल भारतीय रेलवे को 21वीं सदी की आधुनिक रेलवे बनाने में अहम योगदान देंगे। इनसे देश में आर्थिक समृद्धि का इकोसिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। रेलवे के संचालन में मदद मिलेगी। निवेश के ज्यादा मौके बनेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा। साथियों, तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।